Welcome to Krishna Coaching Center, and I am your teacher Radhika Mishra, and today we are going to continue our first chapter. पहले ही चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, सो एक लीजिए पेन, एक लीजिए रजिस्टर और चुपचाप बैठ के बस सुनते रहिए। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा कि अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है। इसके अंदर हमने इसकी छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन देखी थी कि किस तरीके से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हो, फिर आप उसको क्लासिफिकेशन के अंदर इतने सारे स्टेप्स, फिर बाद में आपने उसे समराइज किया, फिर आपने उसके इंटरप्रिटेशन निकाले, मतलब निकाले, और लास्ट में आपने क्या करा, कम्युनिकेट कर दिया उसको यूजर्स को। ये बेसिक डेफिनेशन थी। अब इसी डेफिनेशन पे ये सारा का सारा जो चैप्टर है वो बेस्ड रहेगा। अकाउंटेंसी के इर्द गिर्द हम पूरा घूमने वाले हैं, सब कुछ जानकारी जो है वो प्राप्त करने वाले हैं। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि अकाउंटेंसी की जरूरत आखिर है क्यों? Why we need accountancy? ऐसे ही सब बढ़िया चल रहा है, सामान बेचा, सामान खरीदा, प्रॉफिट आया, इधर उधर खर्च हो जाएगा, क्या ही पता चलेगा किसी को। बट अकाउंटेंसी का नीड कब आ जाता है? जब आपको चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। अब पता चले कि आपने बिजनेस किया, ठीक है, आपने 1 करोड़ का बिजनेस कर दिया और प्रॉफिट आपका, ठीक है, मान लो 10 लाख रुपए आ गया। बट ये 10 लाख रुपए आपको पता कब चलेगा? जब ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर ये आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा दिखाई ही ना दे तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि 10 लाख रुपए शुरू कहाँ से हुए और खत्म कहाँ से हो गए। तो नीड क्या होती है? नीड होती है आपको एक्चुअल पोजीशन अगर अपनी बिजनेस की पता करनी है, एक्चुअल पोजीशन अगर आपको अपने कंपनी की पता करनी है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लिटिल मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अब ये देखिए, अब अकाउंट्स ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के अकाउंट्स है। अकाउंट्स बहुत सारे टाइप की है। सो बहुत सारा टाइप जाने हम कौन सा होता है? कोशिश कर सकते हैं, जाने ना जाने। सो अगर हम डिवाइड करें तो जो अकाउंट्स है उसको बेसिकली 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। पहली ब्रांच होती है आपकी फाइनेंशियल, दूसरी होती है कॉस्ट और तीसरी होती है मैनेजमेंट। याद हो गया? साथ साथ लर्न करते चलना है, नहीं दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। सो पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप और हम डेली लाइफ में नॉर्मल कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि जरूर होगी। जो टोटल अमाउंट आ रहा है, जा रहा है, डेली लाइफ एक्टिविटीज हो रही है, आप मटेरियल खरीद रहे हो, आप मटेरियल बेच रहे हो, ये सब कुछ किस में आएगा? फाइनेंशियल में आएगा। फाइनेंशियल इज बेसिकली आलू ऑफ अकाउंटेंसी। डू अंडरस्टैंड? आलू हर सब्जी के साथ मिल जाता है और घर के हर खाने में जरूरत होती है। सो आलू है कौन? हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आती है जी कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत नया कंसेप्ट है ये, बहुत नया इन द सेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूप में। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत अच्छे से किया करते थे, बहुत अच्छा सब काम धंधा सब चल रहा है, पता चले जी जितना फायदा आना चाहिए उतना फायदा आया ही नहीं। फिर बहुत महान लोग थे, उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा तो प्रॉफिट ही कम रह रहा है, तो इसमें समस्या क्या है? तो समस्या थी कि उनकी कॉस्ट ज्यादा लगती थी चीजों में। अब देखो, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया 50 रुपए का, ठीक, उसको बेचा आपने 75 रुपीज का, प्रॉफिट क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया, 25 रुपए। ऑल्दो प्रॉफिट 25 रुपए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस लगेंगे, इसके अंदर पैकेजिंग चार्जेस लगेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, आपके एम्प्लॉयज की सैलरी लगेगी, तमाम खर्चे होंगे। तो लगभग मान के चलो 25 रुपए प्रॉफिट नहीं आएगा, इसमें आपका प्रॉफिट आएगा 10 से 12 रुपए। 10 से 12 रुपए इधर प्रॉफिट आ गया। अब क्या हुआ कि इस वजह से सारा संसार परेशान, कि अब हम करें तो करें क्या? तो फिर इस चीज के ऊपर लोग क्या देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो, बट खरीदने वाले तो आप और हम लोग ही हैं। अगर आज आलू जो हर सब्जी में यूज होता है, उस आलू की कीमत 1000 रुपए हो जाए, आप में से कितने जने खरीदेंगे? समोसे से नफरत हो जाएगी हमें, और आलू के चिप्स फिर भी पसंद नहीं आएंगे जो फेवरेट होते हैं भाई। सो अब क्या हुआ जी? अब क्या करा इन्होंने? इधर से दिमाग हटाया, सेलिंग प्राइस से दिमाग हटा के उन्होंने क्या कहा कि क्यों ना हम अपनी कॉस्ट पे स्टडी करें, क्यों ना हम अपनी कॉस्ट को कम कर दे ताकि हमें अपना प्रॉफिट ज्यादा मिले। अब क्या हुआ जी? मार्केट डाउन हो गया।
हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जो आपका प्रोडक्ट 75 रुपीज का सेल हो रहा था, उसकी कीमत बच के रह गई ओनली 55 रुपीज। 50 रुपए मान लो मैंने आपकी टोटल कॉस्टिंग है, आपका 55 रुपए का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट है जिसके अंदर आपको बहुत सारे खर्चे भी देखने हैं। अब क्या होगा? इसीलिए सारे बिजनेस डूब जाते हैं। दिख तो रहा है प्रॉफिट, बट प्रॉफिट है नहीं, क्योंकि इसके अंदर हिडन एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होंगे कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। नाउ अब क्या हुआ, फोकस इधर जाता है, आपको बोले कि कॉस्ट लगता किस किस चीज में, पैसा लग कहाँ कहाँ रहा है। तो उन्होंने देखा जी ठीक है, एम्प्लॉयज की सैलरी पे लग रहा है, वो आपको देनी है, इलेक्ट्रिसिटी पे लग रहा है, वो आपको देनी है, और जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो क्या किसी तरीके से वो सस्ता हो सकता है? या एम्प्लॉय आपने जो रख रखा है कहीं से आपको सस्ता एम्प्लॉय मिल सकता है? क्योंकि अगर आपका बिजनेस बहुत स्ट्रांग नहीं है, आप सैलरी बहुत स्ट्रांग नहीं दे पाओगे। तो उन्होंने कॉस्ट को स्टडी करना शुरू करा, और बेटा बड़ा फायदा हुआ। इंसान का अगर 1 यूनिट पे 1 रुपए कॉस्ट भी बचता है ना, और अगर वो 1 करोड़ यूनिट बना रहा है, तो सीधा सीधा 1 करोड़ का प्रॉफिट है। 1 रुपए बचा लिए बस उसने। अब क्या हुआ कि इन्होंने बोला भाई इसकी तो बड़ी ज्यादा कीमत है। पहले मजाक उड़ा रहे थे जी, कॉस्ट कौन स्टडी करेगा, सेलिंग प्राइस स्टडी करो, देखो भाई लोग कैसे कैसे महंगी चीजें खरीदेंगे। अब क्या हुआ, इसकी अलग से ब्रांच लॉन्च कर दी, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इनफैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने कॉस्ट अकाउंटेंट्स का भी नाम सुना होगा। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कॉस्ट को स्टडी करते हैं। आप ये देखो, सेम प्रोडक्ट इंडिया, अगर दिवाली की लाइटिंग की बात करें, इंडिया के अंदर 500 रुपए का बिकता है, तो चाइना का सेम टू सेम वो 50 रुपए में लॉन्च कर देते हैं। लड़ी ही लड़ी, कलर ही कलर, जो मर्जी वो खरीदो। और हम भले कितने देशभक्त हो, पर 550 में तो 450 रुपए का अंतर है ना। हम जय हिंद जय भारत करके 50 रुपए का प्रोडक्ट घर पे लाके लगा देंगे। अब क्या हुआ कि ऐसी दिक्कत है क्यों? दिक्कत है हमारी कॉस्टिंग की। हमने बेस स्टडी अपनी कॉस्टिंग पर करी ही नहीं, हमने बेस स्टडी अपनी सेलिंग प्राइस पे करी। हो सकता है पहले के टाइम पे चीजें बिकती नहीं हो, क्योंकि पहले लोग अमीर हुआ करते थे, बहुत सारा पैसा होता था। अगर हम बहुत समय पहले की बात करें, अब क्या हुआ, चाइना को पता था देश गरीब होगा, दुनिया गरीब होगी, उन्होंने कहा ठीक है जी गरीबों के प्रोडक्ट लॉन्च करो, क्वालिटी वोलिटी बाद में देखेंगे, पहले गरीबों के प्रोडक्ट देखो। तो अब क्या है, इसका मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है। इन्होंने अपने मार्केट को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया, और इंडिया का मार्केट क्या है, खत्म होते जा रहा है। आप ये देखो, इंडिया की कितनी कंपनी जो है वो दिवाली की लाइटें बनाती है, तो कौन खरीदता है? कोई नहीं खरीदता। कि हम कौन खरीदेंगे, ये वाला खरीदेंगे। सो अब क्या है, इंडिया ने अपना कॉस्ट अकाउंटेंसी का अलग कंसेप्ट लॉन्च कर दिया है, जिसमें इंडिया अपने कॉस्ट अकाउंटेंट्स बना रहा है, ऑल्दो नॉट वेरी फेमस, क्योंकि इसकी स्टडी टफ मानी जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से भी टफ। सो दैट्स व्हाई हम उसकी तरफ जंप ऑन नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो वी हैव टू, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे कॉस्ट अकाउंटेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब तीसरा है जी मैनेजमेंट अकाउंट, ये कॉस्ट से भी नया है। अब कॉस्ट से नया कैसे, क्योंकि पहले ये पार्ट था फाइनेंशियल का, फाइनेंशियल के अंदर ही ऐसी ऐसी चीजें हो जाया करती थी कि जी मैनेजमेंट को भी दे दिया और लोगों को भी दे दिया, और एम्प्लॉयज वगैरह सब एक ही अकाउंट, एक ही बुक अकाउंट पढ़ते जा रहे हैं, जी बहुत बढ़िया बिजनेस, बहुत बढ़िया बिजनेस, या फिर बहुत ही खराब बिजनेस। अब क्या हुआ जी, हमने मैनेजमेंट के लिए अलग से अकाउंटिंग शुरू की। मैनेजमेंट को क्या है, अब देखो बहुत रेयर है कि जो रियल मैनेजमेंट में लोग हैं वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि वो सी और सी एस वगैरह की लैंग्वेज पढ़ पाए। वो लेमैन लैंग्वेज समझते हैं कि आप उन्हें बताओ इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, या ऐसे करके इतना फायदा हो सकता है। आप उनको एनालिसिस चार्ट दिखाओगे तो नहीं समझ में आएगा। तो उनके लिए लेमैन लैंग्वेज वाली, सिंपल लैंग्वेज वाली जो स्टडी है वो क्या हो गई, वो स्टार्ट होना शुरू हो गई। अब मैनेजमेंट अकाउंट्स में बेसिकली सब चीजों को बहुत सिंपल करके दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से मैनेजमेंट को फंड्स इकट्ठा करना है। फंड्स किसके लिए, कंपनी के लिए। अब ये एक जना है, उसको अगर 10 करोड़ का कंपनी खोलना है, उसके पास नहीं है 10 करोड़ रुपए, तो उसने थोड़ा बहुत पैसे लगा के कंपनी तो खोल दी, बट अगर उसको 10 करोड़ की वर्थ बढ़ानी है तो उसको शेयर्स लॉन्च करने पड़ेंगे। अब कोई आपकी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आपकी कंपनी में पोटेंशियल है, आपके आइडिया में पोटेंशियल है, तब जाके वो आपको पैसे देगा। और ये सब काम हम किसके अंदर करते हैं, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। तो 3 टाइप की अकाउंटिंग क्लियर है, कौन कौन सी, फाइनेंशियल,
cost and management. So 3 types of accountings are there. अब सेकेंड आता है एक कंसेप्ट आपका बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग का मतलब क्या? अरे मैम ये तो हमें पता है, बुक कीपिंग मतलब बुक को कीप करके रखना और ऐसे कीप करके रखना कि पूरे साल खोलना ही नहीं, फिर एग्जाम टाइम पे खोलना और फिर एग्जाम टाइम पे खोलने के बाद भगवान से प्रेयर करना कि भगवान पास करा दे बस। नहीं, ये अकाउंट्स वाला बुक कीपिंग है। अब बड़ी ज्यादा उलझन है 2 वर्ड्स में। पहला वर्ड है बुक कीपिंग, दूसरा वर्ड है अकाउंटेंसी। अब क्या है कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि पहले के टाइम पे आपने देखेंगे मुनी मुनी पट्टी पट्टी पहन के रहते थे, ऐसा कुछ ऐसा समथिंग ऐसा पगड़ी होता था उनका, और वो बैठ के अकाउंटिंग किया करते थे, लाल कलर के पतरे वतरे हुआ करते थे उसमें। अब बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग मानो आप पुराने जमाने का अकाउंट्स है। फिर ये अकाउंट्स पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया, विलायत चला गया और वो अकाउंटेंसी बन गया। अब ये क्या बन गया है? अब ये मॉडर्न मैन बन गया। इन्होंने पकड़ी वगड़ी सब उतार दी। बुक कीपिंग पे अब क्या था कि बुक कीपिंग वाज सिमिलर लाइक अकाउंट्स, नॉट सेम, इट वाज सिमिलर। इसके अंदर क्या करते थे? इसके अंदर भी आप प्रॉफिट निकालते थे, इसके अंदर भी आप लॉस निकालते थे, डे टू डे एक्टिविटीज को रखा करते थे। बट इसके अंदर जो मेन चीज है, आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। और आज के समय पे यही 2 स्टेप्स अकाउंटेंसी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्या? इंटरप्रिटेशन, दूसरा क्या? कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि जो चचा जी है ये लिखे जा रहे सब चीज उन्होंने राइट डाउन कर दी, बट बाद में इनसे पूछा जी इंटरप्रिटेशन क्या निकालो, तो चचा जी ने दांत दिखा दिए कि ये तो हमको नहीं पता है। उनको ये तो पता है चीजें कैसे नोट डाउन करनी है, पर ये नहीं पता इंटरप्रिटेशन कैसे निकालना है। वहीं आप इन भाई साहब से पूछो, ये चुन्नू लाल से मुन्नू लाल से पूछो बेटा इंटरप्रिटेशन क्या निकला, तो वहां पे उनके पास सारा इंटरप्रिटेशन रहेगा कि जी ऐसा एनालिसिस हुआ है मार्केट का, और हो सकता है 3 साल के अकाउंट्स देखिए वो आपको 4 साल का प्रॉफिट भी बता दे। जो एक्चुअरियल्स वगैरह होते हैं वो यही काम तो कर रहे होते हैं। सो बुक कीपिंग क्या है? बेसिक्स है। अकाउंटेंसी क्या है? उस चीज का हायर लेवल है जिसके अंदर आप फाइनेंस के सारे एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हो। यहाँ आप सिर्फ नोट डाउन कर रहे हो कि वहाँ मेरा माल बिक गया, यहाँ मेरा माल नहीं बिका, या वगैरह वगैरह। सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब देखिए जो बुक कीपिंग है इसके अंदर सिर्फ आप आइडेंटिफाई मेजर कर रहे हैं, बट इसके अंदर आप समराइज कर रहे हैं, इसके अंदर आप चीजों को क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब बुक कीपिंग क्या है कि आपको क्या लगता है आजकल नहीं होती बुक कीपिंग? जी बहुत ज्यादा होती है। आपने कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट रख रखा है, वो क्या बुक कीपिंग करेगा? वो करता है अकाउंटेंसी, बट बिना बुक कीपिंग के अकाउंटेंसी होगी कैसे? जब तक किसी ने नोट नहीं करा होगा कि जी मेरा 500 रुपए का सामान बिक गया और मेरा 600 रुपए का सामान बिक गया, इंटरप्रिटेशन निकालेगा कौन? पर बुक कीपिंग जो है इसका काम कौन करेगा? इसका काम करता है जूनियर स्टाफ। और समराइजिंग इंटरप्रिटेशन जो अकाउंटेंसी है उसका काम कौन करता है? उसका काम करेगा आपका सीनियर स्टाफ। कुछ कंपनीज में दोनों एक ही लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये मेन आपका लिखने पढ़ने का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कि उस काम का मतलब क्या, उस काम से इंटरप्रिटेशन निकला कैसे। सो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब अगला कंसेप्ट आता है आपका कि अकाउंटेंसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। What are the objectives of accountancy? Objectives का मतलब क्या है? एक तरीके से आप समझो उसकी जरूरत क्या है। नहीं कर रहे हम अकाउंट्स, हम तो नहीं कर रहे, हम तो बिजनेस चला रहे हैं अपना, अकाउंट्स कौन कर रहा है जी पता नहीं। तो ऑब्जेक्टिव्स में हम देखते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इट इज मोर देन 200, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हद से अधिक 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको 3, 4, 5 पॉइंट पता होने चाहिए। बाकी आप अगर एनालाइज करो तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंट्स। अब देखो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, अकाउंट्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे ना। अकाउंट्स मेंटेन रहेंगे तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। उससे आपकी कंपनी को लोन मिल सकता है, उससे हो सकता है कि किसी ने आपकी कंपनी पे केस कर दिया, आप कह रहे हो कि जी मेरी कंपनी का तो प्रॉफिट है 10 करोड़ रुपए, बाजू वाली कंपनी आ गई, भैया कैसे है मुझे भी तो दिखा तू। तो अब आप क्या करोगे? ये ले कागज चेक कर।
अब क्या करोगे, आपने अकाउंट्स दे दिया, आपने उसके सामने, आपने उसके सामने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दी। और तो देना मत ऐसे, वो गलत चीज होती है, आपको सीक्रेसी रखनी होती है इसके अंदर। पर आपने क्या करा, जिस भी समय दिक्कत आएगी आपको ये अकाउंट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो पहला क्या होगा, मेंटेनिंग अकाउंट। दूसरा प्रॉफिट और लॉस। ये बिजनेस कर क्यों रहा है कोई, उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, उसको बिजनेस से पैसा चाहिए, तभी वो अपना पैसा लगा रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है, अपना समय लगा रहा है। लॉस आ गया तो अब वो क्या देखेगा कि क्या उसकी कंपनी में जो लॉस हुआ है। अब पता है क्या है, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, कोई भी बिजनेस शुरू होता है ना, जैसे 3 साल का हम फ्रेम मान के चलते हैं, तो 3 ईयर में मोस्टली बिजनेस क्लोज हो जाते हैं। अगर आप अपने घर खानदान में किसी को उठा के देख लो, तो खानदान में किसी एक ने बिजनेस किया ही होगा, जीजा बुआ में से कोई एक बिजनेस करता ही करता है, और उन्होंने क्या किया होगा, कुछ नया आइडिया लेके आए होंगे बिजनेस का, और उनका आइडिया फ्लॉप हो गया होगा। डिफरेंट डिफरेंट आइडिया लेके आते हैं, बट 3 साल के अंदर सब खत्म। पता है क्या, क्योंकि उनको 3 साल अपने अकाउंट्स में क्या दिख रहा होता है, लॉस। अब ऑब्वियस सी बात है, 1 साल लॉस हुआ, 2 साल लॉस हुआ, 3 साल लॉस हुआ। अब आप सोचते हो कि मेरी तो कंपनी लॉस में जा रही है, मैंने हर कुछ ट्राई करके देख लिया बट कुछ नहीं हो पा रहा है। पर ऐसा नहीं है, मैं बोलती हूँ इस 3 साल में आपकी कंपनी को 100% प्रॉफिट हो रहा है, बट हमें पता ही नहीं होता, हमें क्या लग रहा है, लॉस हो रहा है। अब देखिए इसके कंसेप्ट क्या है, अगर मैं बेसिक चीजों की बात करूं यहाँ पे, तो कॉस्टिंग 2 टाइप की, एक है आपकी फिक्स्ड कॉस्टिंग और एक है आपकी वेरिएबल कॉस्टिंग। मान लो आपने बिजनेस खोला, छोटा सा बिजनेस खोला आपने चिप्स बनाने का, अब आपने क्या लिया होगा, उसके लिए घर लिया होगा, जगह ली होगी, तो जगह का रेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, और उसके अलावा हो सकता है आपने मशीनरीज ली हो। ये सब क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये रहेंगी ही रहेंगी। बट उसके अलावा क्या है यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट। तो जब आप अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हो, तो आप ये नहीं देखते हो कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट में कितना पैसा लग रहा है, एटलीस्ट फॉर इनिशियल 3 इयर्स, वरना तो लॉस ही दिखाई देगा। आपने 10 लाख की जमीन खरीदी, मान लो रेंट नहीं लिया, 10 लाख की जमीन खरीदी, जमीन आपने किश्तों पे खरीद ली, अब इसकी किस्तें जा रही हैं, कहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। तो जब भी बिजनेस को एनालाइज करता है कोई भी समझदार व्यक्ति, तो वो वेरिएबल कॉस्टिंग को चेक करता है रादर देन फिक्स्ड कॉस्टिंग। तो अब कोई समझदार व्यक्ति हो आपके जान पहचान में जिसको बिजनेस का बहुत ज्यादा शौक हो, तो उसको आप समझा देना कि आपको किस तरीके से किन बेसिस पे देखना है। वेरिएबल कॉस्ट कौन, डे टू डे एक्टिविटीज, आपको एम्प्लॉय को सैलरी देनी ही देनी है, चिप्स बनाने नमक मिर्च मसाले आलू लाने ही पड़ेंगे, तो ये सब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। सो बिजनेस फेल होने का रीजन क्या है, हमने उसको ठीक से एनालाइज नहीं किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या, उसको एनालाइज करके देखो ना कि वो प्रॉफिट आया कैसे, वो प्रॉफिट गया कैसे, ठीक। सो दिस कम्स अंडर आवर प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट, द थर्ड थिंग दैट कम्स इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स इज कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप किस तरीके से स्टैंड करते हो। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि अगर आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी आया है या चाहे नहीं आया है, तो फाइनेंशियल पोजीशन से क्या लेना देना है कि अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी बैंक के सामने लेके जा रहे हो या किसी शेयर होल्डर्स के सामने लेके जा रहे हो, तो क्या वो आपका शेयर खरीदेगा, क्या बैंक आपको लोन देगा। इफ yes, then your financial position is extremely good. If no, then your financial position is not up to the mark. और कंपनी को एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पे पहुंचाने में it take years, बहुत समय लग जाता है। सो थर्ड आपका फाइनेंशियल पोजीशन हो गया। चौथा हो जाता है आपका कि आप फैसिलिटेट मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट को चीजें स्टडी करने में आसानी हो जाती है। मैनेजमेंट क्या करेगा, सब बुक्स ऑफ अकाउंट को स्टडी करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को समझेगा, उसके बाद वो कोई डिसीजन ले पाएंगे। सो आप उनके सामने सेम वही बात है, चिट्ठी पत्र खोल के रखो, उनको इतना ना टाइम है ना कई बार इतनी जानकारी होती है कि वो उसको समझ सके। तो आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट को क्या कर रहे हो, समझा रहे हो सब चीजें, उन्हें रियल
सारे पॉइंट हो सकते हैं कि आपको यूजर्स को जो है आप सही रिकॉर्ड दे रहे हो। जो यूजर्स होते हैं अकाउंट्स के बहुत सारे यूजर्स होते हैं, हम आगे देखेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए, उन तक चीजें पहुंचा रहे हो। उसके अलावा क्या है कि आप अपनी कंपनी में आगे के लिए एनालिसिस कर सकते हो, आगे के लिए चीजें समझ सकते हो। ये सब इसमें आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट में। सो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसकी अगली क्लास में हम इस चैप्टर के बचे हुए छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो खत्म कर देंगे। सो अब जाते जाते आई वांट टू से कि आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने 11th ह्यूमैनिटीज का मेजर चीज कवर कर लिया है। नाउ वी आर जंपिंग इनटू द कॉमर्स साइड। हम कोशिश कर रहे हैं कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव लेवल पे सब चीज़ों को आप तक पहुंचाया जा सके। सो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। इसे प्लीज शेयर करिए आप उन लोगों के साथ जिसको इनकी ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।